YouTube के आपके चैनल राजेश ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। जहाँ से मैंने उस वीडियो को ख़त्म किया था वहीं से मैंने फिर से क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू किया है, जो चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पुस्तक से है। एक भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बाहर नहीं है और मैंने पूरा सिलेबस कवर करते हुए क्वेश्चंस को लिया है, ना कि कोई एक एक छोड़ के क्वेश्चन को लिया है, छाट के लिया है। मैंने जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने क्वेश्चन मैंने सिविक्स से लिया है, क्लास 6 to 8 का। तो कल तक मैंने जहाँ तक किया था वहाँ से आगे चलते हैं। आज मुख्यमंत्री से शुरू करते हैं और इससे आगे जितना दूर तक जा सकेंगे आज, उतनी जितनी लंबी वीडियो हो सकेगी, ठीक है, उतनी लंबी तक हम वीडियो को जारी रखेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक्स कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 165 के तहत राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो अनुच्छेद 165 के तहत राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होते हैं। तो भारत सरकार के सर्वोच्च जो विधि अधिकारी होते हैं वो होते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जो होते हैं वे सर्वोच्च अधिकारी विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान एवं उसके बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो जो राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान एवं उसके बैठकों की अध्यक्षता जो करते हैं वो मुख्यमंत्री करते हैं। कहने का मतलब है कि राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं और उनकी अध्यक्षता भी उन्हीं के द्वारा की जाती है और साथ में जो जितने भी बैठकें होती हैं उन्हीं की अध्यक्षता में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मंत्रिपरिषद कब स्वतः विघटित हो सकती है, मतलब कब गिर जाएगी मंत्रिपरिषद, मतलब उसका विघटन हो जाएगा। तो मंत्रिपरिषद का जो विघटन हो जाएगा वो हो जाएगा किन स्थितियों में, अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे देते हैं तब, और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य योजना बोर्ड का जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य विधानमंडल के कौन कौन से अंग हैं। तो राज्य विधानमंडल के जो अंग हैं वो है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। कहने का मतलब है कि राज्य विधानमंडल का जो गठन होता है, ठीक है, उनमें मतलब उनका संगठन, कहने का मतलब है राज्य विधानमंडल किन किन से मिलकर बना है। तो राज्य विधानमंडल जो है वो तीनों से मिलकर बना है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र के लिए मंत्रालय शब्द किसके लिए है। तो मंत्रालय जो है वो केंद्र के लिए है, मंत्रालय शब्द केंद्र के लिए। राज्य सरकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार किसमें बटा होता है। तो राज्य सरकार विभागों में बटा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद, ठीक है, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या राज्य के कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत तक होना चाहिए। तो वो होना चाहिए 15% तक, और कुछ राज्यों में 12% तक। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो मैं इसको तोड़ के बताता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि मुख्यमंत्री सहित, मतलब जो मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, उसके सहित जो मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी। तो कहने का मतलब कितने लोग मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री के अलावा जो हमारे विधानसभा में कितने लोग मंत्री बनेंगे। तो उसमें कहने का मतलब है कि जितना होगा हमारे विधानसभा के सदस्यों की संख्या, ठीक है, वो उसका जो 15% होगा उतने मंत्री बनेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हमारे विधानसभा क्षेत्र का झारखंड की बात की जाए तो 81 है, तो उसका जो 15% होगा उतने ही लोग मंत्री बनेंगे, ठीक है। और कुछ राज्यों में 12% है इसका प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद का छोटा भाई कौन होता है। क्वेश्चन में आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद का छोटा भाई कौन होता है या कौन कहलाता है। तो राज्य कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग कौन करता है। कहने का मतलब है कि राज्यपाल को जितने भी अधिकार दिए जाते हैं संविधान के अनुरूप, उनका प्रयोग कौन करता है। तो उनका प्रयोग मुख्यमंत्री करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मेरा अगला चैप्टर है लिंग भेद, ठीक है, उससे है एक है उसमें एग्जाम्पल, मतलब कहने का मतलब उदाहरण स्वरूप उस चैप्टर में समझाया गया है, ठीक है। तो उसी में ये समोआ द्वीप का जिक्र है। तो उसी में अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समोआ द्वीप जो है वो कहाँ का एक भाग है। तो ये प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित द्वीपों का एक समूह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की पहली महिला
रेलवे इंजन चालक कौन है? तो वो है लक्ष्मी लकड़ा, उत्तर रेलवे की पहली रेलवे इंजन चालक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये महिला से रिलेटेड है, महिला सशक्तिकरण है इसी में, लिंग बोध में, आगे उसी में से रिलेटेड ये सब सारे क्वेश्चंस को मैंने दिया है। ठीक है, पंडिता की उपाधि से किसे, मतलब पंडिता की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो रामाबाई है, रमाबाई। ठीक है, 1858 से 1922 को इसको मतलब पंडिता की उपाधि से नवाजा गया। इसलिए नवाजा गया क्योंकि ये अपने जीवन में कभी स्कूल नहीं गई। ठीक है, लेकिन इन्हें संस्कृत का बहुत ज्ञान था, और अभी जब संस्कृत का बहुत सारा इनको ज्ञान था बिना स्कूल गए, इसलिए इनको पंडिता की उपाधि से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आमोर जीवन किसकी रचना है? ठीक है, तो एक राम सुंदरी देवी हैं बंगाल की, ठीक है, लेखिका। ठीक है, 1800 से 1890 उनका जीवन काल। ठीक है, उन्हें आमोर जीवन की रचना उन्होंने ही की। और उसका इन्हीं क्वेश्चन, मतलब इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि किसी भारतीय महिला द्वारा लिखी पहली आत्मकथा कौन सी है? कहने का मतलब है कि ये जो अपनी आत्मकथा लिखी थी, ठीक है, ये किसी भी भारतीय द्वारा पहली बार लिखा गया आत्मकथा, आमोर जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्ताना का स्वप्न, अंग्रेजी में है ये कहानी। ठीक है, उसके लेखिका या लेखन जो है वो किसने किया था? तो ये की थी बंगाल की प्रसिद्ध एक महिला थी एवं समाज सुधारक थी, महिला और समाज सुधारक थी, महिला समाज सुधारक थी, सॉरी। ठीक है, जिनका नाम था रुकैया शेखावत हुसैन। इन्होंने ही सुल्ताना का स्वप्न लिखा था। ठीक है, इस कहानी में क्या दर्शाया गया? जो ये कहानी का शीर्षक है सुल्ताना का स्वप्न, जो इंग्लिश कहानी है, उसमें क्या दर्शाया गया? तो उसमें दर्शाया गया कि महिलाओं की स्वतंत्रता व अधिकार के लिए लेडी लैंड की, मतलब एक लेडी लैंड की कल्पना की गई है, और महिलाओं की स्वतंत्रता एवं अधिकार के बारे में इसमें कल्पना करके बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला आईपीएस कौन है? तो पहली महिला आईपीएस किरण बेदी हैं, आप लोग तो इससे रूबरू होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली आईएएस कौन थी? ठीक है, तो पहली आईएएस अन्ना हजारे। सब महिला से रिलेटेड है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण इसमें एक पार्ट है इसी लिंग बोर्ड में, उसी का से लिया गया है कि महिलाओं का योगदान, मतलब महिलाएं क्या क्या की हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, पहली उन्हीं के बारे में लिया गया। 2 बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली महिला जो थी वो संतोष यादव थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला वो जो हैं वो है बछेंद्री पाल। ठीक है, 1984 में शायद उन्होंने ये कारनामा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तवा मत्स्य संघ में किसकी कहानी, एक इसमें फिर से एक कहानी जुड़ा हुआ है, इसी एनसीईआरटी बुक में ही है, एक तवा मत्स्य संघ है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इसमें किसकी कहानी के बारे में? तो विस्थापितों द्वारा अपने हक की लड़ाई की कहानी है। ठीक है, कुछ लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है, एक बांध का निर्माण होता है। ठीक है, इसका एक कहानी है, इसको विस्तार से भी बताने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो वहाँ की एक कहानी की विस्थापितों द्वारा अपने हक की लड़ाई की एक कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवा मत्स्य संघ क्या है? ठीक है, मछुआरों की सहकारी समितियों का एक संघ है। ठीक है, नेक्स्ट तवा नदी कहाँ से निकलती है? तो तवा नदी वो छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़ियों से निकलती है, मतलब। ठीक है, यही तवा नदी जिस पर एक बांध बनाया जा रहा था 1958 से लेकर 78 में ये बांध काम पूरा हुआ था। ठीक है, वही थोड़ा सा जानकारी देने के लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितनी महिलाएं खेतों में काम करती हैं? तो भारत में जो टोटल महिलाएं वो 83.6% महिलाएं करूँगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर से, संचार माध्यम एवं विज्ञापन एवं बाजार है चैप्टर का नाम, वहाँ से है। तो उसमें है टेलीविजन का प्रारंभिक रूप क्या था? तो टेलीविजन का जो प्रारंभिक रूप था वो था टेलीवाइजर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? ये हमारे साइंस में भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये इसमें है मीडिया से रिलेटेड था, तो उसमें टेलीविजन जो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत जो आता है। ठीक है, तो उसमें टेलीविजन का जिक्र हुआ है, तो उसमें उनका किन्होंने इनका आविष्कार किया है उनके बारे में बताया, J.L. वेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रिंटिंग प्रेस या छापखाना का आविष्कार, ठीक है, किसने किया? तो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार है वो गुडेनबर्ग ने किया था, जो जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता एवं सरकार के बीच पुल का काम कौन करता है? तो जनता एवं सरकार के बीच जो ब्रिज यानी पुल का काम जो होता है वो मीडिया करती है। ठीक है, वर्तमान समय में तो बहुत इनका प्रचलन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो वो कहलाता है संतुलित रिपोर्ट। ठीक है, ये उन्हीं
क्या कहलाता है? संतुलित रिपोर्ट, संतुलित रिपोर्ट, बैलेंस रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार किसी विषय को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, अगर अगर सरकार, ठीक है, किसी विषय को अगर जनता तक पहुंचने से रोकती है, मीडिया के माध्यम से जो मतलब पहुंचाया जाता है, अगर उसे रोकती है तो उसे बोला जाता है सेंसरशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान, ठीक है, ब्रिटिश शासन के दौरान, ठीक है, 1878 से 80 के दौरान, ठीक है, किस सेंसरशिप एक्ट के तहत कि सभी भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को बिना ब्रिटिश सरकार की अनुमति के खबरें प्रकाशित नहीं की जा सकती। मतलब सेंसरशिप का मतलब हो गया कि बिना सरकार की अनुमति के हम न्यूज जो है उतना ही मतलब छाप सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं में एक ब्रिटिश शासन का वक्त था 1878 से 80 के बीच, ठीक है। तो उस समय सेंसरशिप पर पाबंदी लगा दिया था, मतलब जितने भी भारतीय पत्रकार थे, ठीक है, उनको बिना सरकार के अनुमति के बिना यहाँ पे समाचार पत्रों को पब्लिश करने का अधिकार इस एक्ट के तहत छीन लिया गया था। तो उस एक्ट का क्या नाम था? तो उस एक्ट का नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि किस ब्रिटिश वायसराय ने वर्नाकुलर एक्ट लगाया? मतलब जो वर्नाकुलर एक्ट के जन्मदाता थे या जिन्होंने लगाया वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कब प्रेस पर सेंसरशिप लगाया गया? तो भारत में भी एक बार सेंसरशिप लगाया गया स्वतंत्रता प्राप्ति अंग्रेजों के जाने के बाद। तो 1975 से 77 के बीच जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल का दौर चल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह का मुहर लगना क्या कहलाता है? तो ये ब्रांड कहलाएगा, ठीक है। ब्रांड जो होता है किसका टैग है? जैसे होता है कभी जो हम लोग सिम यूज करते हैं जियो, तो वो एक ब्रांड हुआ, ठीक है, उसमें टैग लगा है मुहर उनका, ठीक है। तो इसी में पढ़ना है कि ब्रांडिंग का मतलब दागना का मतलब होता है कि इसका एक विस्तृत कहानी है, ये भेड़ से मतलब पहले चरवाहों से रिलेटेड है कि जब चरवाहे जब एक साथ भेड़ या बकरी चराते थे तो होता क्या था कि सब एक जैसे दिखते थे, तो उसमें अपना कौन सा है बकरा या भेड़ उसे पहचानना मुश्किल था, तो लोग उसमें दागने लगे, ठीक है, जिससे कि उसकी एक पहचान होने लगी। वहीं से ये जो ब्रांडिंग शब्द का जो प्रयोग हुआ है ना, वहीं से शुरू हुआ है। तो अब अभी भी सामान बहुत सारा होता है, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं बहुत सारा सामान, तो एक ही चीज का, जैसे मान लेते हैं हम लोग पेस्ट यूज करते हैं, तो पेस्ट होता है, तो उसमें बहुत सारा कंपनियां, कॉलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप, ठीक है, तो अपना उनका एक ब्रांड होता है वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्रांडिंग शब्द जो आया कहाँ से उभरा है? तो पशुपालन से उभरा है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्पादक अपने ब्रांड को आकर्षक रूप से प्रदर्शित करने के लिए किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को चुनते हैं, ठीक है, वह क्या कहलाता है? तो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को चुनते हैं तो क्या कहलाता है? तो उस प्रसिद्ध व्यक्ति जो कहलाता है उसका ब्रांड एम्बेसडर कहलाता है। अगर मान लेते हैं कि कोई कंपनी, मान लेते हैं MRF, ठीक है, तो MRF है तो एक कंपनी है, अगर उसका कोई प्रसिद्ध, जैसे पहले सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे तो उनके बैट में लगा होता था MRF, ठीक है, तो और उनको ही उसके लिए प्रचार करने के लिए लगाया गया था, ठीक है, तो उस कंपनी का टैग उनको मिला था, यानी वो उन कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेपाल पूर्णतः राजतंत्र से लोकतंत्र कब बना? तो वो 2008 ईस्वी में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिशों के अंतर्गत, ठीक है, भारत का संवैधानिक विकास किन 2 चरणों में हुआ? तो 2 चरणों में हुआ। एक चरण था जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, फिर उसके बाद जस्ट आया जब भारत ब्रिटिश क्राउन के तहत रूलिंग करने लगा, मतलब शासित होने लगा, ठीक है, ये 2 फेज था। ब्रिटिशों द्वारा निर्मित शासन हेतु, ठीक है, ब्रिटिशों द्वारा निर्मित शासन हेतु प्रमुख कानून कौन कौन से थे? तो जो पहले था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हमारे मतलब शासन किया जा रहा था, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से कानून आया? तो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773, फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784, फिर चार्टर एक्ट आया 1793, 1813, 1833 और 1853, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ब्रिटिश क्राउन द्वारा निर्मित प्रमुख अधिनियम, मतलब ब्रिटिश क्राउन जब शासन करने लगा तो उन्होंने कौन कौन से अधिनियम को बनाया? तो उन्होंने बनाया भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861 और भारत परिषद अधिनियम 1892 और 1909। भारत शासन अधिनियम फिर से एक एक्ट है जो 1919 और 1935 है, फिर एक अधिनियम है और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने दक्षिण अफ्रीका के तर्ज पर संविधान सभा गठित करने की बात की? तो सर्वप्रथम जो गांधी जी थे उन्होंने ऐसा कहा था 1920
1902 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट कब आया, तो नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 ईस्वी को आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो 22 मार्च 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक कहा गया था, तो वो था क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है, ये किनके द्वारा कहा गया था कि दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुनाने वाला चेक है, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस कारण से क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया, तो वो था पाकिस्तान का अप्रत्यक्ष मांग। मतलब क्रिप्स मिशन में न प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग की व्याख्या नहीं की गई थी, जिसके कारण मुस्लिम लीग को यह मत जो था वो स्वीकार नहीं था। बेबेल योजना कब और किसने लाया, तो बेबेल योजना जो था वो 4 जून 1945 को लॉर्ड रेवल के द्वारा लाया गया। बेबेल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक एक प्रकार की अंतरिम व्यवस्था करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिमला सम्मेलन कब हुआ, तो शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता जो थे वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे और इस सम्मेलन में 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन कब बना, कैबिनेट मिशन 1946 में बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे सर पेबिक लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन में 389 सदस्य, जिसमें 292 थे जो ब्रिटिश प्रांतों के थे, 93 थे देसी रियासतों के, 4 थे वो चीफ कमिश्नरों के प्रतिनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार गठन कब किया गया, तो 24 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बराबर पूछता है। ये 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना कब आया, तो 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना आया। संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में कहाँ मिलता है, जो संविधान सभा का सिद्धांत का दर्शन है वो कहाँ मिलता है, किस, तो वो मिलता है स्वराज विधेयक में। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बी का प्रारूप किस समिति ने दिया, तो वो सप्रू समिति ने दिया था अप्रैल 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए उन 389 की जगह कितने सीटों अथवा सदस्यों के लिए चुनाव हुए, तो वो 299 सदस्यों के लिए हुए, जब और इसमें 229 प्रांतों से थे, 70 देसी रियासतों से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के प्रथम अस्थायी सदस्य कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे, यानी मतलब कौन हुए उसके बाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन चुने गए, तो HC मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान सभा का सार्वभौमिक संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो BN राव को। संविधान निर्माण किसके तहत हुआ, तो संविधान निर्माण जो था उद्देश्य प्रस्ताव के तहत हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को आया। नेहरू जी इनके कर्ता धर्ता थे और संविधान की प्रस्तावना इसी के तहत बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली संसद क्या थी, मतलब क्या कौन सा क्या क्या मतलब जो इतना हमारे यहाँ जो जितना सारा प्रक्रिया हुआ उसमें किसको हम लोग संविधान सभा, किसको हम लोग स्वतंत्र भारत की पहला संसद मानते, तो जो संविधान सभा का गठन हुआ ना उसी को पहला संसद माना गया है। जब संविधान सभा की बैठक विधायिका के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे, तो उनकी जब विधायिका के रूप में संविधान सभा की बैठक होती थी तो उसको अध्यक्षता GB मालवंकर जी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब तक संविधान सभा विधायिका एवं संविधान सभा के रूप में कार्य करती रही, तो ये है 26 नवंबर 1949 तक। अब हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन वाइज नहीं करके बल्कि एक डाटा में बताने जा रहे हैं जो क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आते हैं। जो कुछ समितियां बनी थी उनके अध्यक्ष कौन हुए थे उनके बारे में, ठीक है। तो बनी थी एक संघ समिति, संघ शक्ति समिति जिनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष भी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। फिर है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श की एक समिति बनी थी जिसके अध्यक्ष थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का पहला प्रारूप किनके द्वारा तैयार किया गया, तो वो BN राव के द्वारा पहला प्रारूप तैयार किया जिसमें 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो प्रारूप समिति का गठन 1947 ईस्वी में हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। इस समिति के में कितने सदस्य थे, तो इस समिति में एक अध्यक्ष के अलावे 6 अन्य सदस्य थे। प्रारूप समिति की प्रथम बैठक कब हुई, तो प्रारूप समिति की जो प्रथम बैठक थी वो 30 अगस्त 1947 ईस्वी को हुई जिसमें 114 दिनों तक चर्चा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक मेन की संज्ञा से किसे
किन्हें दी गई या किन्हें पुकारा जाता है, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनका चयन कहाँ से हुआ था, जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो कहाँ से इनका चयन हुआ था, मतलब कहाँ से ये कहाँ के सदस्यता प्राप्त हुई थी, तो वो थे पहले बंगाल से हुआ था, फिर बाद में वे मुंबई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकार के बाद कितने अनुच्छेद प्रभावी हुए, तो उनके जब संविधान 26 नवंबर 1949 को सर्वप्रथम अंगीकार हुआ तो उस समय कितने अनुच्छेद प्रभावी हुए, तो 16 अनुच्छेद। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 79, 80, 388, 91, 392, 93 और 394। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाता, तो 26 नवंबर को। इसका प्रारंभ हुआ था 2015 ईस्वी से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 125वीं जयंती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को ब्रेल लिपि के कितने भागों में प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया, तो वह 5 भागों में। इनका प्रकाशन कब हुआ, तो 25 नवंबर 2018 ईस्वी को। यह कार्य किस संस्था के द्वारा किया गया, तो यह संस्था बोध एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड जो नासिक में है, इसके द्वारा किया गया, एवं साबी फाउंडेशन के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान को उसकी जटिलता के कारण क्या कहा जाता है, तो वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेनविन ऑस्टिन ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो संविधान की आत्मा नीति निर्देशक तत्वों को कहा है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजवादी शब्द संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन के तहत और क्या जोड़ा गया, मतलब इसके तहत और भी कुछ जोड़ा गया था, उसमें 1, 2 नया भाग 4 का क एवं अनुच्छेद 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार 2009-10, सूचना का अधिकार 2005। ठीक, फिर से है क्वेश्चन भारतीय संविधान के स्रोत जो कहाँ से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के स्रोत लगभग 60 देशों से लिया गया है, जिसमें कहाँ से क्या लिया गया है इंपॉर्टेंट है। जापान से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जर्मनी से लिया गया, आपातकाल उपबंध रूस से लिया गया है, मूल कर्तव्य प्रस्तावना के न्यायिक आदर्श, और अमेरिका से लिया गया प्रस्तावना के शब्द, जैसे शुरू में हम लोग बोलते हैं हम भारत के लोग, वो मूल अधिकार लिया गया, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, फिर है लोक जनहित याचिका मतलब PIL, फिर है उपराष्ट्रपति का पद। नेक्स्ट है ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, जो क्या बोलते हैं उसको, फ्रांसीसी क्रांति थी वहां से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति एवं राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, तो समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया, तो कनाडा से संघीय व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा होती है वो, और नेक्स्ट और है संघात्मक विशेषताएं। अब है कुछ संविधान से रिलेटेड विश्व के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे पहला अलिखित रूप से संविधान किसका है, तो ब्रिटेन का है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखित रूप से किसका है, तो भारत का है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे कठोर संविधान किसका है, तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड का है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे लचीला संविधान किसका है, तो ब्रिटेन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की रूपरेखा कब से कब तक तैयार की गई, तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। नेक्स्ट है देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना किसका तात्पर्य या किसका अर्थ है, तो वो है संघवाद का अर्थ। संविधान की आत्मा अथवा अंतरात्मा किसे कहा गया, तो मौलिक अधिकारों को कहा गया। भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के तहत पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया, तो वो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद और न्यायपालिका नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है। उसमें से कुछ क्वेश्चंस है संसद से। संसद का संगठन कैसे होता है, तो जो मतलब संसद कैसे बनती है, तो संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों के संगठन से संसद का निर्माण होता है। तो पढ़ते हैं पहले राज्यसभा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो वो 250 हो सकती है। ठीक है। इनमें कुल कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है, मतलब चुनाव की कितने सदस्यों का, तो 238 सदस्यों का। निर्वाचित सदस्यों में कितने राज्य से और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, तो 234 राज्यों से और
4 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। ठीक है, तो इनमें हो गए मतलब निर्वाचित कुल हुए तो 238 हुए निर्वाचित सदस्य। और ठीक है, और कितने राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है तो 12 सदस्य। तो कुल मिलाकर कितना हो गया 250। 234 राज्य से, केंद्र शासित से 4 से, मतलब निर्वाचित सदस्यों की संख्या 238, 234 प्लस 4 और 12 जो हुए उस राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर 250 हो गया, जिसमें 12 सदस्यों में से जो होते हैं उसमें होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता से। ठीक है, कला, साहित्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्यसभा की स्थिति देखते हैं कि कितने सदस्यों का चुनाव होता है। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है तो वो 245। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है तो वो है 233। ठीक है, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कितने सदस्य हैं? राज्यों से 229 सदस्य चुने जाते हैं और केंद्र शासित से 4, मतलब निर्वाचित सदस्य अगर टोटल बोला जाए 233। और जिसमें से अगर बोला जाए केंद्र शासित प्रदेशों में 4 सदस्य जो है कहाँ कहाँ से हैं तो दिल्ली से 3 सदस्य और पुडुचेरी से 1 सदस्य। वर्तमान समय में अधिकतम 4 राज्यसभा वाले मतलब राज्य कौन से हैं तो उत्तर प्रदेश का 31, महाराष्ट्र का 19, तमिलनाडु का 18, बिहार का एवं वेस्ट बंगाल का 16 और झारखंड की बात की जाए तो 6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का उच्च सदन कौन है? तो संसद का उच्च सदन जो है वो राज्यसभा है, जिसे अस्थायी सदन कहते हैं, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 साल में जो होते हैं 1/3 लोग रिटायर होते रहते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा की संरचना का प्रावधान? तो अनुच्छेद 80 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कब मतदान की जगह खुले मतदान की व्यवस्था की गई, मतलब गुप्त मतदान की जगह खुले मतदान की व्यवस्था की गई? तो ये जो प्रावधान शुरू हुआ वो 2003 ईस्वी से शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? तो हुआ था 9 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की घनपूर्ति कितनी है? तो 1/10। इसी में आप लोकसभा पढ़ेंगे। अब आपको लोकसभा का संगठन हम दिखा देते हैं इस वीडियो में। ठीक है, और समझा भी देते हैं लोकसभा का संगठन। देखिए लोकसभा है तो लोकसभा का एक जो संवैधानिक रूप से जो प्रावधान है वो, और वर्तमान में कितने हैं उस सदस्यों की संख्या, उसके बारे में। अब हम सबसे पहले लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या जो हो सकता है वो कितना हो सकता है उसके बारे में देखिए कि लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें चुनाव होगा 550 का। ठीक है, और 2 सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि कितने सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2 सदस्यों का, और राज्यसभा में तो 12 सदस्यों का। ठीक है, तो उसमें जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राज्यों से कितने आते हैं? तो 530 सदस्य राज्यों से आते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ये जो अधिकतम संख्या निर्धारित है उसमें उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि 550 टोटल हुआ तो 552 टोटल हुआ, तो 552 में निर्वाचित सदस्य हुए 550 और 2 हुए मनोनीत, तो 552 हो गए। तो इस जो 550 में निर्वाचित सदस्य इसमें 530 राज्यों से है, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से है, तो 530 और 20 मिलकर हो गए 550 और 2 सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाएंगे 552। ठीक है, अब वर्तमान समय में क्या स्थिति है इसका वो ध्यान दीजिए। वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 545 है। 545 में जो है 543 सदस्यों का चुनाव होकर जीत के आते हैं। ठीक है, और 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 2 सदस्य इसमें भी ठीक है सेम प्रोसेस है, लेकिन सदस्यों की संख्या सिर्फ कम है। 543 निर्वाचित किए जाते हैं, 2 मनोनीत किए जाते हैं। 245 हो गए, 545 हो गए सॉरी। ठीक है, तो 545 हो गए, उसमें से 530 जो है राज्यों द्वारा सेम है, 530 राज्यों द्वारा चुनाव जीत के आते हैं। ठीक है, और 13 सदस्य जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं, जिसमें से दिल्ली का अकेले 7 होता है और अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर 6 होते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए 545 हैं, तो 543 निर्वाचित होते हैं जिसमें 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित से। 530 और 13 मिलकर हो गए कितने 543 और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, हो गए 545। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे चर्चा करेंगे। आप लोग डायग्राम को चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने किया है इसको। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। फैसिलिटी मेरे पास उतना अच्छा नहीं होने के कारण मैं कोशिश किया हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छे मैंने लिए हैं और सारे क्वेश्चन को कवर किया। भले आप लोग को अच्छा इसमें थोड़ा सा फिगर और दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन आप लोग को वॉइस क्लियर आती होगी और क्वेश्चन भी क्लियर। अगर आप लोग अच्छे से मतलब थोड़े से आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, लेकिन क्वेश्चन मैंने पूरे के पूरे सारे एनसीईआरटी को कवर किया है। वीडियो देखने के लिए, वाचिंग करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।